Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. क्लियर दिखाई दे रहा है, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, Yes, sir. थोड़ा आज टेक्निकल इश्यू था इसलिए हमने थोड़ा लेट किया आज। No problem, sir. कभी कभार किस्मत साथ नहीं देती। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू एसपी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम Secretary. secretary. सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और हम लोग सेक्रेटरी के बारे में सीख रहे हैं। आज हम लोग बच्चों पहले जो कल का लेक्चर था, जो कल हमने पढ़ा था, वो क्या था मैं चाहता हूँ पहले वो रिवाइज कीजिए। आप लोग बताइए मुझे कि सेक्रेटरी वर्ड कहाँ से लिया गया है? सेक्रेटरी वर्ड कहाँ से? Secretarium. यस आई एम वेटिंग। From Latin word secretarius. यस, लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस। और सेक्रेटरियस का मतलब क्या होता है? Confidential writer. यस, कॉन्फिडेंशियल राइटर, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। फिर स्क्राइब और एक वर्ड है, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? स्क्राइबिंग। Roman. Roman Empire. इंडियन वर्ड्स क्या यूज होते हैं? Amatya, Chitnis and Sachira. मात्य, चिट्टिस एंड सचिव। यस, ये हमने पढ़ा था और फिर हमने कल पढ़े थे उसके फीचर्स। समझ में आए थे सब? Yes, sir. Always when you attend the next lecture you have to go through whatever has been done in the previous lecture. 5 मिनट निकाल के पिछले लेक्चर में क्या हुआ था, क्या पढ़ा था, उसको एक बार ऊपर से पढ़ लोगे ना तो आपको एक लिंक मिलेगा, कनेक्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए Okay. अभी हम बढ़ते हैं आगे। कल हमने मीनिंग पढ़ लिया, डेफिनेशन। सेक्रेटरी के दो डेफिनेशन थे, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक सेक्रेटरी का मीनिंग था और एक कंपनी सेक्रेटरी का मीनिंग था। तो अलग अलग याद कर लो, समझ लो। टेक्स्ट बुक्स जब आएगी या बुक्स आएगी उसमें से पढ़ोगे और भी एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन ये दो डेफिनेशंस जो लिखा है आपको कल के लेक्चर में जो समझाए वो तो रहेंगे ही वहां। ठीक है, पॉइंट्स विल रिमेन एज इट इज। उस पॉइंट्स में लिखी गई बातें थोड़ी एक्स्ट्रा मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, लेकिन पॉइंट्स जो है वो एज इट इज। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी के बारे में। ये सेक्रेटरी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद अकाउंट्स पढ़ेंगे। अकाउंट्स में भी आज हमको इंपॉर्टेंट टर्म्स कंटिन्यू करना है। व्हाई सेक्रेटरी इज इंपॉर्टेंट, उसको लेकर यहाँ पर 5 पॉइंट्स है और यहाँ पर 3, टोटल 8 पॉइंट्स है जो ये साबित करेंगे, प्रूव करेंगे कि सेक्रेटरी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। चलो शुरुआत करते हैं। लेडीज फर्स्ट, गर्ल्स, एनीवन फ्रॉम गर्ल्स स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट पॉइंट। Expert advice and guidance advises superiors on various important issues. His views, observations and opinions are always considered valuable by management while taking important decisions. जो बॉसेस होते हैं, जो बिजनेस के मालिक होते हैं और बिजनेस को संभालने वाले जो मैनेजर्स होते हैं, ये लोग कुछ ना कुछ डिसीजंस लेते रहते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाते रहते हैं। तो जब बॉसेस और मैनेजमेंट मिलके कोई पॉलिसी बनाते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें सेक्रेटरी का कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। सो व्हाट ही सेज, एडवाइसेस, हु एडवाइसेस? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी एडवाइस करता है सुपीरियर्स को ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज। आज आप बड़े से बड़ा फिल्म स्टार भी देखिए, उसके साथ में सेक्रेटरी होता है जो उसको गाइड करते रहता है। सर आप ऐसा मत कीजिए, आपकी इमेज के लिए सही नहीं है, आपको ये फिल्म नहीं करनी चाहिए, सर आप ऐसा कीजिए। या मिनिस्टर्स बात ले लीजिए आप लोग, हर मिनिस्टर के अंडर में एक सेक्रेटरी होता है, आईएएस ऑफिसर होता है। कितने हमारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं बच्चों जो भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, हम लोग तालियां बजाते हैं और असल में वो भाषण लिखा किसने होता है, तैयार किसने किया होता है? Secretary. Secretary. यस, सो ही इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन। तो क्या करते हैं ये लोग जो सुपीरियर्स रहते हैं, सुपीरियर्स मतलब पता है ना, बॉसेस, जो ऊंची पोस्ट पे रहने वाले लोग हैं वो सुपीरियर्स, वो एडवाइस लेते हैं उसकी वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज में। हिज व्यूज, ओपिनियंस आर ऑलवेज कंसिडर्ड वैल्यूएबल। तो जब भी
कुछ इम्पोर्टेंट बात पे डिस्कशन करना होता है या डिसीजन लेने होते हैं तो सेक्रेटरी के व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी व्हाट यू सजेस्ट, वैसे ही कंपनी में तो खास कंपनी में कंपनी से रिलेटेड बड़े बड़े फैसले होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फैसले करते हैं, लेकिन सेक्रेटरी के बिना वो फैसला जो है वो अधूरा रहता है। इसलिए उसके सजेशंस मांगते हैं, आपके व्यूज क्या है, आपके ओपिनियंस क्या है, आपके ऑब्जर्वेशंस क्या है, आप हमको बताइए। ओके, इज दैट क्लियर? मैनेजमेंट व्हाइल टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। सो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि वो एक एक्सपर्ट एडवाइस और गाइडेंस का काम करता है और सुपीरियर्स को और मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन लेने में। दैट इज व्हाई सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट बॉयज, Administrator handles routine administration like office management, documentation, attending visitors, etc. Plus executive administration like assisting in making policies and plan, executives of plans, supervision, etc. तो देखिए दो टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन करता है। एक तो रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन, रूटीन मतलब क्या, रोज का जो काम रहता है उसको रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। लाइक ऑफिस मैनेजमेंट करना, डॉक्यूमेंटेशन यानी सब डॉक्यूमेंट्स बनाना, अटेंडिंग विजिटर्स, बाहर से कोई विजिटर्स आए बॉस को मिलने के लिए तो ये उसको अटेंड करता है। दीज आर रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन। प्लस एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो ऑफिस के मेन खास काम होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। लाइक असिस्टिंग इन मेकिंग पॉलिसीज। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा कि कोई भी पॉलिसी बनती है, डिसीजन लिया जाता है तो सेक्रेटरी के बिना नहीं ले सकते। तो सेक्रेटरी असिस्ट करता है। असिस्टिंग मीन्स हेल्पिंग इन मेकिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स। So if bosses are making plans and policies, they will take the assistance of secretary. Secretary will help them. Execution of plans. Plan बन तो जाते हैं लेकिन उस प्लान को क्या करना पड़ता है बच्चों, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। आप प्लान बनाते हो लेकिन प्लान को फॉलो नहीं करो, प्लान के ऊपर अमल नहीं करो तो फायदा क्या है। तो ये हेल्प करता है अपने बॉसेस को प्लान्स और पॉलिसीज को बनाने में और प्लान्स और पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने में, सुपरविजन में हेल्प करता है। इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है क्योंकि दो तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को वो मैनेज करता है। एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन लाइक ऑफिस मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, अटेंडिंग विजिटर्स, और प्लस एग्जीक्यूटिव administration like assisting obviously managements and bosses in making policies and plans and execution of plans and supervision. प्लान पेपरों पे बन जाते हैं लेकिन अगर उस प्लान पे हम एग्जीक्यूट नहीं करें प्रॉपर तो वो प्लान फेल हो जाता है। आप भी पढ़ाई को लेकर प्लान करते हो, आपने 10th में प्लान किया होगा कि मैं रोज इतने घंटे पढ़ूंगा, इतनी देर पढ़ूंगा, लेकिन जब उस प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं किया तो उस प्लान का कोई मतलब नहीं। तो सेक्रेटरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासक है। हिंदी में कहेंगे प्रशासक, यानी वो प्रशासनिक काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब करता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। यस गर्ल्स, थर्ड पॉइंट। Custodian of secret information guards the secrets of the organization and does not discuss it to anyone unless required. Confidential officer. He is the confidential officer. Yes, he guards the secrets of the organization. He knows every secret of the organization. कि organization में कितने पैसे हैं, कहाँ पे क्या रखा है, कौन सा टेंडर साइन किया, आने वाले 6 महीने में या साल भर में ऑर्गेनाइजेशन क्या करने वाला है। जैसे कि अगर वो किसी टीवी चैनल वाली कंपनी में काम कर रहा है तो उसको पता होता है कौन से सीरियल्स हम बनाने वाले हैं, आगे चल के कौन सी मूवी बनाने वाले हैं। अगर कोई फिल्म मेकिंग कंपनी में काम कर रहे हैं मतलब उसको फिल्म की कहानी पता है, सीरियल की कहानी पता है, चाहे तो वो किसी और को बता के ये डिस्क्लोज करके लीक भी कर सकता है। ये तो एक एग्जांपल दिया फिल्म और सीरियल्स का। बाकी बिजनेस के बड़े बड़े सीक्रेट्स होते हैं, वो अगर सेक्रेटरी चाहे तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, जो राइवल्स हैं, उनको बता के जहां काम कर रहा है उनसे भी सैलरी ले ले और जिनको बताया उनसे भी कमीशन ले ले, पैसा ले ले। लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा करता नहीं, बिकॉज ही इज द कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। ही गार्ड्स द सीक्रेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड ही डज नॉट डिस्क्लोज इट टू एनीवन। वो किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करता। और आप हम सबको बचपन से हमारे माँ बाप भी सिखाते हैं और टीचर्स भी हम स्टूडेंट्स को कहते रहते हैं कि ईमानदारी बहुत जरूरी है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, जिनकी वजह से आपको दाल रोटी मिल रही है, आपका घर चल रहा है, उसके साथ गद्दारी करना बहुत गलत बात है। तो वो ज्यादातर ऐसा नहीं करता,
उसको पता है फिर भी वो किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करता, इसलिए वो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। ओके, समझ में आ रहा है सारे पॉइंट्स? पॉइंट नंबर 4, नेक्स्ट बॉयज। Correspondent responsible for inward and outward correspondence with members, directors, banks, insurance companies, registrar, government, customers and suppliers. See, all these are the people, members, directors, banks, insurance companies, registrar, गवर्नमेंट, कस्टमर, सप्लायर्स, ये सब वो लोग हैं बच्चों जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए रहते हैं। इनको पता है स्टेक होल्डर्स कहा जाए। क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? Stakeholders. Stakeholders. All those people who are connected to us, who are connected with our business are called as stakeholders. और इन सभी लोगों को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई लेटर लिखना होता है। आजकल तो ईमेल का जमाना है, लेकिन ईमेल ही एक किस्म का लेटर ही तो है। अगर आप पेपर पे नहीं लिख रहे तो टाइप कर रहे, बात तो वही है। तो सेक्रेटरी जो है वो एक इम्पोर्टेंट कॉरेस्पॉन्डेंट का काम करता है। दो तरह के कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं बच्चों, इनवर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस एंड आउटवर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस? Which comes in? इनवर्ड का मतलब पता है क्या? इनवर्ड का मतलब Comes in. लेटर्स आते हैं, लेटर्स आते हैं ना हमारे पास, उसको इनवर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस कहा जाता है। और हम लोग लेटर्स भेजते हैं उसको आउटवर्ड। Outward correspondent. Correspondence. दोनों, क्योंकि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है तो डेली हमको बहुत सारे लेटर्स मिलते भी होंगे, तो उन उसको मैनेज करना, किससे लेटर आया, क्या कंप्लेन है, कस्टमर ने क्या कंप्लेन किया है, बैंक वाले का लेटर आया, तो वो जो आते हैं लेटर्स उनको इनवर्ड कहा जाता है। और जो लेटर्स हम बाहर वालों को भेजते हैं उसको Outward correspondence. Yes, he manages both. He manages inward as well as outward correspondence with members. और वो members, अगर आपकी कंपनी चल रही है तो कंपनी के जो मालिक होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको कहा जाता है मेंबर्स। मेंबर्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करता है, कंपनी को मैनेज करते हैं डायरेक्टर्स, उनको लेटर लिखना। बैंक्स के साथ हमारा लेन देन होता है, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस के साथ भी हम लोग, इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं। जब समझो हमने पॉलिसी ली, गोडाउन में आग लग गई, हमें इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करना है या हमको कोई पॉलिसी निकलवानी है, गोडाउन में 5-10 लाख का सामान रखा है और हमको इंश्योरेंस पॉलिसी देनी है, वो सब ऐसे इंस्टेंसेस है, केसेस है जिनमें हम इंश्योरेंस कंपनी को लेटर लिखते हैं। रजिस्ट्रार जो कंपनी के ऊपर नजर रखता है, रजिस्ट्रार गवर्नमेंट ऑफिसर। इसके अलावा गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आईटी, जीएसटी, उनको लेटर्स लिखते हैं। कस्टमर्स को, सप्लायर्स को जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं, इन सब से रिलेटेड जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है उसको वो मैनेज करता है सेक्रेटरी। इसलिए सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट है। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, जिसको लेकर ये पॉइंट्स है और ये पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन है जो ये क्लियर करेगा कि सेक्रेटरी क्यों इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज माइंड में आता है ये तो सेक्रेटरी है, अरे सेक्रेटरी है मतलब क्या, कोई हल्का जॉब नहीं है, कोई मामूली जॉब नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, क्योंकि वो ये सब काम करता है। यस, नेक्स्ट पॉइंट, गर्ल्स की बारी है। किसकी? पढ़ो गर्ल्स, पढ़ो। सब ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है तो जिसको दिख रहा है Custodian. पढ़ना चाहे, एक मिनट मैनेज करता हूँ। क्या आप लोग पढ़ो तो थोड़ा Legal. आपका यस Legal complaints officer ensures proper and timely legal complaints, fulfills all the statutory duties as per Companies Act 2013 and other laws acts like maintaining books and registers, filing returns and documents, etc. देखो ये लिखा है लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। लीगल कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है कानूनन जो जिम्मेदारियां आपको निभानी चाहिए, जब आप उनको निभाते हैं तो उसको कंप्लायंस कहा जाता है। टू फॉलो, कंप्लायंस कैन बी कॉल्ड एज फॉलो। सो लीगल कंप्लायंस ऑफिसर मतलब एक ऐसा ऑफिसर होता है जो लीगली जो जो बातें फॉलो करनी चाहिए उनको फॉलो करता है। He ensures proper and timely legal compliance. जैसे आप लोग टीवी में देखते होंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अनाउंसमेंट करता है ना डेट की, कि दिस इज द लास्ट डेट। इनकम टैक्स वाले अनाउंस करते हैं ना, दिस इज द लास्ट डेट फॉर इनकम टैक्स सबमिशन। देखते हो कि नहीं न्यूज में?
Yes. अगर आपको अपना ITR रिटर्न भरना है तो 31 मार्च को ईयर एंड है, आपको उसको 31 जुलाई तक सबमिट करना है। तो वो एक लीगल कंप्लायंस है। सरकार ने जो नियम बनाए, कानून बनाए, उसके मुताबिक हमें अपने बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट सरकार के पास जमा करने चाहिए। सो ही एंश्योर्स प्रॉपर एंड टाइमली, प्रॉपर तो होना चाहिए, टाइमली कंप्लायंस होना चाहिए। आपको टीचर्स असाइनमेंट लिखने देती है तो उसमें डेट देती है कि नहीं, आपको डेडलाइन देता है कि नहीं टीचर्स? अगर Yes. आप असाइनमेंट लिखो लेकिन जो डेडलाइन दी है, डेट दी है, उसके 2 महीने बाद सबमिट करोगे तो गलत हो जाएगा। तो वैसे ही गवर्नमेंट के पास हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनकी टाइम लिमिट होती है। तो उसका काम है एक तो प्रॉपर तरीके से करना और टाइमली करना उसको, लीगल कंप्लायंस। He fulfills all the statutory duties. जितनी भी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज होती है, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज मतलब वो ड्यूटी जो कानूनन सबको निभानी चाहिए। अगर कोई क्राइम हो जाता है और हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं उस क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करने, उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं बच्चों? FIR. Have you heard this FIR. before? Yes. FIR का Yes, full sir. form है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। Report. आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हो FIR दर्ज करवाने, तो क्या वो पुलिस वाले आपको मना कर सकते हैं कि नहीं FIR दर्ज नहीं कर सकते? No. No. No, sir. इट इज देयर स्टैट्यूटरी ड्यूटी, ये उनकी लीगल ड्यूटी है कि वो FIR दर्ज करे। मतलब ऐसी कुछ ड्यूटीज है जो कानूनन हमको निभानी चाहिए, उनको स्टैट्यूटरी ड्यूटीज कहा जाता है। सो वो सारी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज को निभाता है। फुलफिल्स मतलब पूरा करता है। ऑल द स्टैट्यूटरी ड्यूटीज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। आप सबको पता है हमारे देश में ये जो कंपनियां चलती है, टाटास की, बिरलास की, रिलायंस की, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की, या लार्सन एंड टूब्रो, या बाहर की कंपनियां, इन सब के ऊपर जो हमारी सरकार है उसने एक कानून बनाया। कानून का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। हालांकि पहले कानून होता था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन अब नया कानून बनाया हमारे सरकार ने जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। उसके मुताबिक जो जो ड्यूटीज निभानी चाहिए वो सारी सेक्रेटरी निभाता है। उसमें लिखा गया है, अगर आप आगे फर्दर स्टडीज करोगे तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में पढ़ने मिलेगा। लॉ सब्जेक्ट आने वाला है, जैसा मैंने कहा बिजनेस लॉ करके एक सब्जेक्ट आएगा, मर्केंटाइल लॉ करके एक सब्जेक्ट आएगा, उसमें आपको और सिखाया जाएगा डिटेल में कंपनी लॉ के बारे में। तो फिलहाल जो हमारे देश में कानून चल रहा है कंपनी का, कौन सा है वो? कंपनीज एक्ट 13. 13. तो उसमें कुछ बातें लिखी है, वो सारी बातों को फुलफिल करता है एंड अदर लॉज और एक्ट्स को भी फॉलो करता है। सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं, इनकम टैक्स के लॉज, GST के लॉज, गवर्नमेंट के जितने भी बिजनेस से संबंधित, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का कानून, ओके, कंपनी है तो कंपनी का कानून, सोसाइटी है तो सोसाइटी के लॉ को वो फुलफिल करता है। तो जब एक सेक्रेटरी अपना काम करता है तो काम पूरा ईमानदारी के साथ करता है और खास करके स्टैट्यूटरी ड्यूटीज वो बराबर निभाता है, इसलिए उसको लीगल कंप्लायंस ऑफिसर कहते हैं। जब आप अपनी कानूनन ड्यूटीज को बराबर निभाओ, फुलफिल करो, तो आप एक लीगल कंप्लायंस ऑफिसर या लीगल कंप्लायंस पर्सन कहे जाओगे। ऑल द स्टैट्यूटरी ड्यूटीज as per the Companies Act 2013 and other laws and acts, not only Companies Act but दूसरे भी लॉ है उसको भी फुलफिल करता है, like maintaining books and registers। जैसे कि हर सेक्रेटरी के लिए कंपल्शन रहता है कि वो जिस कंपनी के लिए काम करता है उस कंपनी के सारे बुक्स और रजिस्टर को मेंटेन कर, पाई का हिसाब रख लो, रजिस्टर बनाना। जैसे आपकी स्कूल और कॉलेज है तो उसमें स्टूडेंट्स का रजिस्टर होता है ना, स्टूडेंट्स मस्टर, देखा है, सुना है? Yes. उसमें Yes, आपका, sir. यस, उसमें आपका नाम, एड्रेस, सब डिटेल है। वैसे ही हर कंपनी के पास अपने सारे शेयर होल्डर्स का नाम, एड्रेस, सारे डिटेल्स होते हैं। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स कहते हैं उसको, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स भी होता है। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी टू मेंटेन ऑल सच डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स एंड रजिस्टर्स एंड फाइलिंग रिटर्न्स एंड डॉक्यूमेंट्स। रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स का रिटर्न भरना, ITR कहते हैं, GST रिटर्न भरना, समय समय पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, अपने बिजनेस के बारे में जानकारी देना, मीटिंग बुलाई तो मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या फैसले लिए गए, वो सारे फैसलों के बारे में गवर्नमेंट को बताना। ये सब काम कौन करता है बच्चों?
Secretary. सेक्रेटरी, इसलिए उसको कहा गया है लीगल कंप्लायंस या कंप्लायंस ऑफिसर। समझ गए? ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने टाइम लिया। समझ में आया पांचों पॉइंट्स? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. पढ़ रहे हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? चलिए और 3 पॉइंट्स है उसको पढ़ लेते हैं। और 3 पॉइंट्स में 5 हो गए। 6 आपको Yes, sir. दिख रहा है? किसकी बारी है? बॉयज की। पढ़ो, दिख रहा है तो। Conducting meetings. यस, Carries out meeting formalities like sending notices and agenda, preparing minutes, etc. चलो देखो कुछ नए शब्द आपके सामने आ रहे हैं। मैथ्स वालों Yes, को भी sir. इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि मैथ्स वाले अगर आगे चल के सीए करेंगे ना तो ये सब उनको आने वाला है। कंपनी से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको सीए में भी सीखने मिलेगी और सीएस में। मीटिंग को कंडक्ट करना, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो मीटिंग्स होती है उस मीटिंग की पूरी व्यवस्था कौन देखता है? सेक्रेटरी। Secretary. what he does is carries out meeting formalities. मीटिंग के लिए जो जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करता है। मैं आपको एक बात बताऊं, कंपनी में ये रूल है बच्चों, आपको पता है हर कंपनी में रूल है कि अगर आप मीटिंग बुला रहे हैं तो उस मीटिंग के 21 दिन पहले 21 डेज बिफोर हर एक पर्सन के घर पे नोटिस पहुंच जाना चाहिए। इट्स अ रूल। हाउ मेनी डेज बिफोर? 21 days. 21 days. 21 डेज बिफोर सबको नोटिस मिल जाना चाहिए कि आज से 21 दिन बाद कंपनी की मीटिंग है, इस जगह पे है, इतने बजे है और आप सबको मीटिंग में आना है। ये ड्यूटी किसकी है? नोटिस भेजने की ड्यूटी Yes. Secretary. सेक्रेटरी की ड्यूटी है। और बच्चों उस मीटिंग में क्या क्या होगा उसके बारे में भी सबको बताना जरूरी है। उस मीटिंग में क्या क्या होगा उसको बोलते हैं एजेंडा। क्या बोलते हैं? Agenda. एजेंडा। झंडा नहीं, एजेंडा। एजेंडा मतलब व्हाट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। तो इसलिए पूरे मीटिंग का इंतजाम करना, सबके घर पे नोटिस भेजना और नोटिस के साथ में क्या भेजना? एजेंडा। नोटिस के साथ में क्या भेजना? Agenda. Agenda. नोटिस एजेंडा दोनों भेजने का काम उसका है। सो ही कैरीज आउट मीटिंग फॉर्मेलिटीज लाइक सेंडिंग नोटिसेस एंड एजेंडा एंड प्रिपेयरिंग मिनट्स। और एक वर्ड आया, देखिए कौन सा वर्ड दिख रहा है आपको? मिनट्स। हालांकि 60 सेकेंड्स को हम 1 मिनट कहते हैं और ऐसे अगर 10 मिनट हो तो हम 10 मिनट्स कहते हैं। बहुत सारे मिनट होते हैं तो उसको हम मिनट्स कहते हैं, वो तो सबको पता है। लेकिन यहाँ पे वो मिनट्स की बात नहीं हो रही है जो समय के मिनट्स है, टाइम के जो मिनट्स है उसकी बात नहीं हो रही। मिनट्स क्या है ये भी आपको बताऊं। समझो आज हमारी मीटिंग है, आज हमने मीटिंग बुलाई, ठीक है, और मीटिंग में हम लोगों ने किसी चीज पे चर्चा की। आप लोगों ने बच्चों टीवी में पार्लियामेंट की मीटिंग तो देखी होगी। Yes, yes. पार्लियामेंट्री Yes, sir, मीटिंग देखा है। होती है, पार्लियामेंट में चेयरमैन साहब बैठे हैं और सारे नेता लोग बैठे अपनी सीट पे और डिस्कशन होता है। जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में डिस्कशन होता है और फैसले होते हैं। तो मीटिंग जब हुई तो उस मीटिंग में क्या क्या हुआ स्टार्ट टू एंड, कितने लोग मीटिंग में आए थे, चेयरमैन कौन था, सेक्रेटरी कौन था, डायरेक्टर कौन था, किसको बाहर से बुलाया गया था, मीटिंग कितने बजे शुरू हुई, कितने बजे खत्म हुई, मीटिंग में क्या प्रस्ताव रखा गया था, प्रपोजल, किसने वो प्रपोजल रखा था और कैसे वोटिंग हुआ, किस मेथड से वोटिंग हुआ, इलेक्शन कौन जीता और फाइनली क्या क्या फैसले किए गए। ये पूरी कहानी जिस पेपर पे, जिस बुक में लिखी जाती है उसको मिनट्स कहते हैं। समझ गए? उसको कहते हैं Yes, sir. Minutes. Minutes. So what is minutes? Minutes is the record. It is the record of all the procedures of the meeting. It is the record about the proceedings of the meeting. It is the record about the decisions taken at the meeting. So whatever is happened is written in a particular book and that book is called as Minutes. 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 सेक्रेटरी का काम है कि जब मीटिंग होती है तो सबके घर पे कितने दिन पहले नोटिस और एजेंडा 21 days. 21 21 days. 21 days. 21 डेज। और जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो सबके घर पे वो क्या भेजता है मीटिंग का? Minutes. Minutes. सबके घर पे नहीं,
जो मीटिंग में एब्सेंट होता है उसके घर पे भेजता है, लेकिन मिनट्स बनाने का काम उसको करना ही पड़ता है। इट इज कंपल्सरी। हर एक मीटिंग खत्म होने के बाद मीटिंग के बारे में मिनट्स लिखना, ये सेक्रेटरी का काम। Sir, तो अगर सेक्रेटरी नहीं होगा तो फिर मीटिंग को अरेंज करना, कंडक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। समझ गए? Yes, yes, sir. sir. यस, नेक्स्ट पॉइंट। 2 पॉइंट बचे ब्रेक के पहले, जल्दी जल्दी पढ़ो गर्ल्स। Link between management and staff. Act as link between the two helps in effective communication and coordination. So he is a link between the two. दो लोगों के बीच की लिंक है। जैसे पंडित जी दूल्हा और दुल्हन की शादी करवाते हैं तो पंडित जी एक इम्पोर्टेंट लिंक है ना दो लोगों के बीच में। Yes. बोले, बोलिए यस या नो। Sir. Yes, sir. वैसे ही ऑफिस में मैनेजमेंट भी होता है और स्टाफ भी होता है। मैनेजमेंट में ज्यादातर बड़े अफसर लोग होते हैं, बड़े साहब, और स्टाफ मतलब बाकी जो एम्प्लॉइज। और इन दो के बीच में सेक्रेटरी एक लिंक है, एक इम्पोर्टेंट कड़ी है। वो चाहे तो दोनों को आपस में लड़वा भी सकता है। इसकी बात सुन के इसको कुछ और बताएगा, इसकी बात सुन के उसको कुछ और बताएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। He is an important link between the two. He helps in effective communication and coordination. वो दोनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन करवाता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो कहता है वो सारी बात सेक्रेटरी सुन के स्टाफ तक पहुंचाता है, और स्टाफ जो कहता है वो बात सेक्रेटरी सुन के मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। वो अगर चाहे तो उल्टा सुल्टा खिचड़ी पका के कुछ उल्टा सुल्टा बता सकता है कि नहीं एक दूसरे को, Yes. Yes. है कि नहीं? लेकिन वो ऐसा नहीं करता, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बिलीव करता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ने दूसरे की बुराई की तो वो नहीं बताता है ताकि रिलेशन नहीं बिगड़े। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करवाता है, समन्वय करवाता है, तालमेल करवाता है। हम जब क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच में जब दो खिलाड़ियों के बीच में तालमेल नहीं होता, हिंदी में आपने ये शब्द सुना होगा, तालमेल। जब तालमेल नहीं होता तो मैच हार जाते। और कई बार वो जो कमेंटेटर होता है वो ये कमेंट देता है कि ये मैच इंडिया हार गया क्योंकि खिलाड़ियों के बीच किसकी कमी थी? Coordination. Coordination. Yes, because of lack of coordination India lost this match. तो बस इसी तरह से ऑफिसेस में भी ये दो लोग होते हैं, एक तरफ मैनेजमेंट, दूसरी तरफ स्टाफ। तो उनके बीच में लिंक बनाना, उनके बीच में इफेक्टिव असरदायक कम्युनिकेशन करना, और उनके बीच में क्या कायम करना बच्चों? Coordination. कोऑर्डिनेशन, समन्वय, तालमेल। ठीक है, ताकि वो दोनों मिलके और अच्छे से काम करें। ये जिम्मेदारी किसकी है? Secretary. Secretary. लास्ट पॉइंट बॉयज। Yes, sir. Fulfillment of secretarial standards and secretarial audit. Checking whether the company is adhering to following the legal and procedural requirements. यस, यहाँ पर वर्ड्स आ रहे हैं। देखो ये पॉइंट थोड़ा समझने लायक है, यहाँ पर नए नए वर्ड्स आ रहे हैं। फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। बच्चों जब आप सीए करोगे ना, या सीए के बारे में आपने सुना हो, तो उसके लिए एएस होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब आप सीए बनते हो तो आपको किसकी पढ़ाई करनी पड़ती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इन शॉर्ट कहा जाए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू अकाउंट्स। लेकिन जब आप सीएस करते हो तो आपको किसको पढ़ना पड़ता है? पढ़ो जरा। Secretarial. Secretarial standard. सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, पूरा कंपनी से रिलेटेड एक सेक्रेटरी को क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सब कुछ किसमें लिखा है? एसएस में। एसएस फॉर Secretarial standards. स्टैंडर्ड। और उसको क्या करना पड़ता है सेक्रेटरी को? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल। Fulfillment. तो जैसे मैंने कहा ना सीए करते हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, और इसके अलावा जब आप सीए करते हो तो अकाउंटिंग ऑडिट होता है।
AA फॉर Accounting audit. Accounting audit. अकाउंटिंग ऑडिट में क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाता है, उसको अकाउंटिंग ऑडिट कहा जाता है। लेकिन जब आप CS करते हो तो कौन सा ऑडिट होता है? Secretarial audit. Secretarial audit ऐसे। तो उसका ये काम है कि जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स है उसको भी पूरा करना और सेक्रेटेरियल ऑडिट को पूरा करना। इसलिए आजकल लोग जैसे CA करके अपनी खुद की ऑफिसेस खोलते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा, आपके कोई रिलेटिव जिनकी खुद की अलग से ऑफिस है और वो ऑडिटिंग करते हैं, अलग अलग कंपनीज की ऑडिट करते हैं। लेकिन वो कौन सी ऑडिट करते हैं बच्चों? अकाउंटिंग ऑडिट। AA. वैसे ही अगर आप CS पास करते हो तो आप CS पास करके एज अ सेक्रेटरी किसी कंपनी में नौकरी भी कर सकते हो और अपनी खुद की अलग से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और जब प्रैक्टिस करो या नौकरी करो तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड को फुलफिल किया जा रहा है कि नहीं, और वहां पर सेक्रेटेरियल ऑडिट बराबर हो रहा है कि नहीं। ये जिम्मेदारी किसकी? Secretary. सेक्रेटरी। और खास करके ये जो पढ़ा रहा हूं मैं, कौन से सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं बच्चों? कंपनी Company secretary। Company secretary. इसलिए अब आप लोग सोच लीजिए जिसको जो भी करना है, अगर आप CA करोगे है ना, तो आपको किसका कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे? Accounting standard. Accounting standard। CS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और CS करोगे तो Secretarial standard। स्टैंडर्ड। यस। और अगर आप CA करोगे तो आपको किसका ऑडिट करना पड़ेगा? Accounting audit। Accounting audit. और CS करोगे तो Secretarial audit। Secretarial audits. तो उसको देखना पड़ता है, ही चेक्स, चेकिंग करता है वेदर द कंपनी इज adhering to, what do you mean by adhering to या adhering to? adhering to का मतलब Following। होता है following, ये कंपनी बराबर फॉलो करेगी कि नहीं, मीनिंग भी लिखा हुआ है। सो adhering to का मतलब है कि कंपनी बराबर फॉलो कर रही है कि नहीं, किसको? द लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, मतलब अपनी कंपनी जो है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, लीगल और प्रोसीजर्स को बराबर फॉलो कर रही है कि नहीं, ये चेक करता है। कौन? Secretary. सेक्रेटरी। दैट इज व्हाई सेक्रेटरी इज इंपॉर्टेंट। लास्ट वाला पॉइंट सबको समझ में आया अच्छे से? Yes। आई एम वेटिंग। सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आगे डिटेल में आप जब CS पढ़ोगे तो आपको सेक्रेटरियल ऑडिट्स और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल तो एक जनरल क्वेश्चन है कि हम सेक्रेटरी को, जो लोग जिनके माइंड में ये गलत फहमी है कि सेक्रेटरी जो है वो एक मामूली जॉब है, उनकी गलत फहमी दूर की हमने कि वो कोई मामूली जॉब नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। इवन इफ ही इज और शी इज अ पर्सनल सेक्रेटरी हो तो खाली ये वाला पॉइंट नहीं होगा, लेकिन बाकी ज्यादातर पॉइंट एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी में सबसे पहला पॉइंट था आपके पास, एक्सपर्ट एडवाइस और गाइडेंस का काम करता है। वो अपने सुपीरियर को इंपॉर्टेंट इश्यूज में एडवाइस करता है, उसके व्यूज, ऑब्जर्वेशंस, ओपिनियंस ऑलवेज कंसिडर किए जाते हैं, वैल्यूएबल रहते हैं जब डिसीजंस लिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर, वो दो तरह का एडमिनिस्ट्रेशन करता है, रूटीन और दूसरा एग्जीक्यूटिव। दो एडमिनिस्ट्रेशंस को वो फॉलो करता है, रूटीन और एग्जीक्यूटिव। रूटीन में रोजमर्रा का काम होता है, जैसे कि ऑफिस मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, आउटसाइडर्स, विजिटर्स को मतलब अटेंड करना। एग्जीक्यूटिव में आता है असिस्ट करना पॉलिसीज बनाने में, प्लान्स बनाने में, और पॉलिसीज और प्लान्स को एग्जीक्यूट किया कि नहीं वो चेक करता है और सुपरविजन करता है। कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन कहता है कि उसको सीक्रेट्स को लीक नहीं करना चाहिए, डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। एंड कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है। कॉरेस्पॉन्डेंट, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस को वो मैनेज करता है। कॉरेस्पॉन्डेंस अलग अलग लोगों के साथ होती है जिनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। स्टेक होल्डर, ये वर्ड याद रखना, आगे अकाउंट्स में आएगा। जैसे मेंबर्स है, डायरेक्टर्स है, बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनियां है, रजिस्ट्रार है, गवर्नमेंट है, कस्टमर्स है, सप्लायर्स है। लीगल कंप्लायंस अच्छा पॉइंट है जिसमें वो इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है कि प्रॉपर और टाइम पे लीगल कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, जैसे कि सारे स्टैट्यूटरी ड्यूटीज एज पर
2013 कंपनीज एक्ट के मुताबिक परफॉर्म की गई है कि नहीं, और भी एक्ट्स और लॉ को फुलफिल किया गया है कि नहीं, बुक्स को मेंटेन किया है कि नहीं, रजिस्टर को मेंटेन किया है, रजिस्टर को मेंटेन किया है कि नहीं, रिटर्न सारे फाइल हो गए कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स फाइल हो गए कि नहीं। ओके, अगला पॉइंट हमने देखा कि कंडक्टिंग मीटिंग, जब मीटिंग बुलाई जाती है तो 21 डेज पहले क्या भेजा जाता है सबके घर पे? Notice. और नोटिस के साथ में क्या अटैच्ड होता है? Agenda. Agenda. और जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो क्या लिखा जाता है उसके बारे में? Minutes. ये सब काम उसका है। प्लस 2 इम्पोर्टेंट लोग जो रहते हैं मैनेजमेंट और स्टाफ, उनके बीच में सेक्रेटरी कौन होता है? लिंक Link. होता है। ओके, एंड ही हेल्प्स टू मेक इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जब आप सेक्रेटरी बनोगे तो 2 चीजों को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। एक एसएस फॉर बोलो Secretary General. स्टैंडर्ड, और दूसरा एसए फॉर Secretarial audit. Secretarial audits. it also has to check whether the company is following such legal procedure or not. ये उसका काम है। adhere to मतलब following these procedures or not. अगर नहीं फॉलो कर रही है कंपनी तो वो डांटेगा कंपनी के लोगों को कि जो आप कर रहे हैं वो एसएस के खिलाफ है, जो आप कर रहे हैं वो एसए के खिलाफ है। इसलिए आप ऐसा मत करो, किसी को पता चला तो आपको सजा हो सकती है, पेनल्टी हो सकती है। जो जिन लोगों ने ये गलती की है उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, इस तरह से वो वार्न करता है। So that's why it's Sir, important. Clear? Yes. Yes. sir, I have a doubt. Yes, sir. बोल। सर आपने बोला कि मिनट्स बनाना कंपलसरी होता है और मिनट्स हम लोग को सेंड करते हैं जो मीटिंग्स में एब्सेंट रहते हैं। एक मिनट, एकदम आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रही, माइक में इश्यू है, एकदम क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। आराम से बोलो और धीरे धीरे बोलो। सर आपने अभी बोला कि जो मिनट्स बनाते हैं वो उन लोग को सेंड करते हैं जो लोग एब्सेंट होते हैं। हाँ। तो अगर सब लोग प्रेजेंट होंगे तो मिनट्स तो भी कंपलसरी है मिनट्स बनाना। मिनट्स बनाना कंपलसरी है क्योंकि वो रिकॉर्ड है। एज पर द लॉ एवरी कंपनी हैज टू मेंटेन मिनट्स, और उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को भी भेजनी पड़ती है विद इन 30 डेज। क्योंकि रजिस्ट्रार कौन है पता है? हमारे देश में जितनी भी कंपनियां हैं उनके ऊपर नजर रखने वाला गवर्नमेंट ऑफिसर है, जिसको आरओसी कहते हैं। आरओसी का फुल फॉर्म रजिस्टर ऑफ कंपनी। तो चाहे मेंबर सारे प्रेजेंट क्यों ना हो तो भी मिनट्स बनाना पड़ता है, क्योंकि उसकी एक कॉपी हमको रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। गवर्नमेंट की नजर रहती है हर कंपनी पे, आपने किस दिन कौन सी मीटिंग बुलाई और उसमें क्या डिसीजन लिया हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में ज्यादातर किसका पैसा इन्वेस्ट होता है? पब्लिक का। पब्लिक Yes, जो कंपनी है ज्यादातर शेयर्स लोग पब्लिक लोग खरीदते हैं ना, आम yes आदमी, sir. तो उनका पैसा फंड हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट सुपरविजन है। अच्छा, ये तो पहला कारण है ही है, मिनट्स कंपलसरी है। दूसरा कारण ये है कि आज हमने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में एक चीज पे बहस हुई, क्या डिसीजन लिया, सब कुछ लिखा, तो वो एक इम्पोर्टेंट एविडेंस हो गया ना, प्रूफ हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ ऐसे ही जस्ट फॉर फन। जैसे कि मर्डर हुआ किसी का, और मर्डर का इल्जाम किसी पे लग गया कि उस दिन दोपहर को 12 बजे इस आदमी का मर्डर हुआ है और इस मिस्टर सो एंड सो ने ये मर्डर किया है। उसको कोर्ट में बुलाया गया, मिस्टर सो एंड सो को कोर्ट में गया और जज साहब ने पूछा कि ये मर्डर आपने किया है? तो मिस्टर सो एंड सो कहता है नहीं मैंने तो मर्डर किया है नहीं, मैं तो उस दिन मीटिंग में था। कहाँ था? सो एंड सो बोलता है कहाँ था? Meeting. तो वो जज साहब पूछेंगे प्रूफ क्या है, आप मीटिंग में थे? तो क्या प्रूफ दिखाएगा वो? Minutes. 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 मिनट्स दिखाएगा, क्योंकि मिनट्स में कौन कौन प्रेजेंट था थ्रू आउट द मीटिंग। मीटिंग शुरू होने से एंड तक जो लोग प्रेजेंट होते हैं उनका पूरा सिग्नेचर होता है, उनके पोस्ट कौन कौन है वो सब लिखा होता है, विटनेसेस होते हैं। सो इट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आल्सो। सो दैट्स व्हाई मिनट्स आर कंपलसरी। और इन फ्यूचर आज से 10 साल बाद तो हम भूल जाएंगे ना कि 10 साल पहले मीटिंग हुई थी, उसमें क्या फैसले किए थे, बराबर? Yes. Yes, sir. तो आप फाइल ढूंढिए और आपको 10 साल पहले का मिनट्स मिलेगा, आपको याद आ जाए। तो इसलिए हर तरह से मिनट्स आर एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। ब्रेक पे जाओ अभी। Yes, sir. Yes sir.
चलो 5 मिनट के बाद वापस
चलो बच्चों, back to your seats now. Are you all there? Yes, sir. Yes, sir. Continue accounts, bookkeeping and accountancy, chapter number 1, introduction to bookkeeping and accountancy. कितने टर्म सीखे हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक? 30? 30. आज और 6 टर्म सीखने वाले हैं और सारे इंपॉर्टेंट है, खास करके लास्ट 3. चलो, और कुछ टर्म्स आपके सामने हैं. टर्म नंबर 31 दिख रहा है आपको? क्या लिखा है? Revenue. Revenue. और 32 क्या दिख रहा है? Income. यस बच्चों, जनरली आपको शायद ये पता होगा कि रेवेन्यू का मतलब ही इनकम होता है. मोर और लेस दोनों सेम ही होते हैं ना. रेवेन्यू मतलब इनकम, पता है क्या? लेकिन अकाउंट्स में दोनों का मतलब अलग अलग हो जाता है. भले जनरली स्पीकिंग, वैसे तो जनरली हम सैलरी को भी पगार बोलते हैं, वेजेस को भी पगार बोलते हैं, लेकिन सैलरी और वेजेस में फर्क है कि नहीं? Yes, sir. रेवेन्यू और इनकम में फर्क है. देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मेरा काम क्या है? व्हाट माय जॉब इज? माय जॉब इज Teaching. टीचिंग. और बच्चों को पढ़ा के मुझे कंसिडरेशन क्या मिलता है? व्हाट डू आई रिसीव? Fees. तो बच्चों, फीस मेरे लिए रेवेन्यू है. फीस मेरे लिए क्या है? Revenue. रेवेन्यू. यानी कि आप जो बिजनेस एक्टिविटी करते हो, जो आपका काम है, उस काम को करके जो पैसा आता है ना, वो रेवेन्यू. तो आपको पढ़ा के मुझे फीस मिलती है. सो आई सेल माय सर्विसेज टू यू. तो बिजनेसमैन ज्यादातर किसको बेचता है? गुड्स एंड सर्विसेज को. और गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के जो वो इनकम कमाता है, उस इनकम को क्या कहा जाता है बच्चों? Revenue. रेवेन्यू. ठीक है. चलो गर्ल्स, पढ़ो रेवेन्यू के बारे में क्या लिखा है. Income which Income is which is earned from normal business activities, usually from sale and goods and services, or goods and services to customers. Income which is earned from normal business activities. What is my normal business activity? Teaching, Teaching. coaching class, right? Normal Yes, sir. business activities करके जो income कमाई जाती है, usually from sale of goods and services to customers. So you all are my customers or client, जिनको मैं अपने सर्विसेज बेचूंगा और उससे मुझे फीस मिलेगी. किराने की दुकान वाला किराने के सामान को बेचेगा, उससे जो पैसा आएगा उसको क्या कहेगा? वो रेवेन्यू. Revenue. पान की दुकान वाला पान बेच के पैसा कमाएगा, रेवेन्यू. मेडिकल स्टोर वाला मेडिसिन बेच के पैसा कमाएगा, वो रेवेन्यू. Yes. लेकिन पैसा पैसे को खींचता है. इंसान पैसे से और पैसा कमाता है. उसका एग्जांपल लेता हूं. इनकम शब्द जो है वो रेवेन्यू से ज्यादा बड़ा है. आप सबको मैंने साल भर पढ़ाया. मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, FYGC से TY BCom BAF तक मैंने पढ़ाया. और मान लो मुझे पूरे साल में उनसे 10 लाख रुपए मिले, तो 10 लाख रुपए मेरी क्या है? रेवेन्यू है कि इनकम है? Income. इनकम तो मैंने पढ़ा ही नहीं अभी आपको. हालांकि रेवेन्यू को हम इनकम ही कहते हैं, लेकिन उसके लिए मैं रेवेन्यू वर्ड यूज करूंगा या इनकम? बोलिए. Revenue. रेवेन्यू. क्योंकि मैंने अपनी नॉर्मल एक्टिविटी जो है पढ़ाने की, वो करके पैसा कमाया ना. तो 10 लाख रुपए क्या है मेरे लिए? एक बार फिर से बोलो. Revenue. लेकिन वो 10 लाख रुपए जो मैंने कमाए, उसमें से मैंने 5 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट किए, तो मुझे उस पे इंटरेस्ट मिलेगा ना. Yes. तो वो भी तो मेरी इनकम है, राइट? Yes. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे डिविडेंड मिलेगा. मैं कोई उसका मकान लेके भाड़े पे दे दूंगा तो मुझे भाड़ा मिलेगा. क्या ये सब भी तो मेरी इनकम है कि नहीं? Yes. Yes, sir. लेकिन ये मेरे रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है. मतलब बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, लेकिन मेरी नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड इनकम नहीं है ना. ये मेरी नॉर्मल एक्टिविटी है टीचिंग, उससे मैंने क्या कमाया? Revenue. रेवेन्यू. लेकिन इसके अलावा अगर मैं कोई और दूसरे ट्रांजैक्शन करता हूं और उनसे भी पैसा कमा रहा हूं, तो वो सब क्या गिना जाएगा? Income. Income. रीड.
बॉयज पढ़ो। income which is earned from the all business transaction. It is wider than revenue. So income which is earned from all business transaction, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन करके जो पैसा कमाएंगे उसको इनकम, यानी इनकम ज्यादा बड़ा है। यानी बच्चों इनकम के अंदर रेवेन्यू भी आ गया। अब मैं आपको हिसाब देता हूँ, ध्यान से सुनना, मेरे सवाल का जवाब देते जाना। मैंने पूरे साल में 15 लाख रुपए कमाए, 15 लाख मेरी इनकम है। ध्यान से सुनना, मेरी इनकम कितनी? 15 lakhs. 15 lakh. उस 15 लाख में 10 लाख रुपए फीस के हैं, वो क्या हुआ? Revenue. रेवेन्यू। बाकी 5 लाख में 1 लाख रुपया इंटरेस्ट, 1 लाख रुपया डिविडेंड, 1 लाख रुपया कुछ कहीं और से कमीशन मिला। मतलब पढ़ाने के अलावा जो ऊपर से मिलेगा वो सब रेवेन्यू नहीं है लेकिन इनकम है। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरी टोटल इनकम 15 लाख है तो उसमें रेवेन्यू 10 लाख इंक्लूडेड है ना। Yes. Yes, sir. तो सारे ट्रांजैक्शन की इनकम को टोटल करोगे तो क्या होगा? इनकम। Income. लेकिन सिर्फ बिजनेस के नॉर्मल ट्रांजैक्शंस की इनकम को अलग से निकालोगे तो क्या होगा? Revenue. रेवेन्यू। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स बिटवीन द टू? No, sir. No, sir. No. Okay. And what he says that it is wider than revenue. Income is wider than revenue. इसलिए हम लोग रेवेन्यू टैक्स भरते हैं कि इनकम टैक्स भरते हैं? Income tax. Income tax. Income tax. तो जब हम इनकम टैक्स भरते हैं तो हमको सारी कमाई बतानी पड़ती है ना सरकार को। Yes. Yes, sir. Yes. कि जब मैं टैक्स भरूंगा तो फीस की इनकम का भी भरूंगा, इंटरेस्ट पे भी टैक्स भरना पड़ेगा, डिविडेंड पे भी, रेंट पे भी, सब पे। टोटल इनकम जो मेरे सीए साहब है, जो मेरा हिसाब किताब रखते हैं, वो क्या करेंगे? पूरा मेरा ऑल इनकम का टोटल करेंगे, टोटल इनकम ढूंढेंगे, फिर टैक्स भरेंगे, राइट? सिर्फ रेवेन्यू। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब बच्चों इनकम और रेवेन्यू को जनरली हम एक ही मानते हैं। हिंदी में कहते हैं आय, गुजराती में कहवाय आवक। ये वर्ड सुना है आपने? आवक यानी कि आय। Yes, sir. और Yes, हिंदी sir. में उसका अपोजिट शब्द सुना है? व्यय। आय और व्यय। तो आय का मतलब इनकम, तो Income. व्यय का मतलब Expenditure. expenditure। जब हमारे जेब से पैसा जाता है, जब हम कोई चीज बदले में लेते हैं, तो जो पैसा जाता है वो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। ओके, किसकी बारी है? गर्ल्स की, पढ़ो। Expenditure. An amount spent by business for any consideration received by it from others. There are three types of. बस आगे का बात नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप। An amount spent by business for any consideration received, an amount spent by business for any consideration received by it from others, उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक अमाउंट है जो हमारा बिजनेस खर्च करता है। स्पेंड का मतलब खर्च किया जाना बिजनेस के द्वारा। फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय इट फ्रॉम अदर्स। फॉर एग्जांपल, आप मुझे बताइए, आप लोग जो फीस पे करते हो अपने स्कूल में, कॉलेज में या ट्यूशन में, क्या आपके लिए वो एक्सपेंडिचर है? Yes. Yes, sir. वो आपके लिए खर्च है क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इज एन अमाउंट स्पेंड बाय यू। और किस लिए आप खर्च करते हो? क्योंकि स्कूल, कॉलेज या टीचर ने आपको कुछ दिया ना, पढ़ाई दी ना, कंसिडरेशन। Yes. तो कंसिडरेशन का जब हम पैसा खर्च करते हैं तब हमको सामने कुछ मिलता है, जो सामने मिलता है उसको कंसिडरेशन कहते हैं। मैं मार्केट गया 20,000 रुपए लेके और 20,000 रुपए खर्च करके एसी खरीद के लाया, तो मेरा 20,000 तो खर्च हो गया, लेकिन मुझे कंसिडरेशन क्या मिला? Yes. AC. आप मुझे फीस पे करोगे लेकिन आपको कंसिडरेशन क्या मिलेगा? Knowledge. Yes. Knowledge. Yes. So when we receive something from other people, we have to spend some amount on that, and that amount is called as Expenditure. expenditure. Is an amount spent, यानी खर्च किया जाता है by business, के द्वारा इसलिए खर्च किया जाता है for any consideration received by business
फ्रॉम अदर्स, क्योंकि हमको दूसरों से क्या मिलता है? कंसिडरेशन। Consideration. जो जूम का ऐप है जिसके थ्रू हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम लोगों ने ये ऐप सब्सक्राइब किया है, वी हैव टू पे मंथली चार्जेस टू देम। तो वो क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, और बदले Yes. में जूम वाले हमको क्या दे रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं। Service. Yes. क्या मीनिंग एक्सपेंडिचर का? Yes. Yes, sir. शुद्ध हिंदी में कहे तो व्यय, या उर्दू में कहे तो खर्चा। आगे बढ़ो, किसने पढ़ा था? आगे बढ़ो। There are 3 types. Capital expenditure. Sir, screen दिखाई नहीं दे रही. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर Deferred revenue expenditure. एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर समझ गए, तो एक्सपेंडिचर की कितने टाइप्स होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड If Deferred revenue expenditure. डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। अगर क्लियर नहीं करोगे आगे तकलीफ होगी। ये 11th में भी आएंगे, 12th में भी आएंगे, और इन तीनों को मैं देखिए ये अलग अलग समझाने जा रहा हूँ। आपको दिखाई दे रहे हैं तीनों yes. Yes. एक्सपेंडिचर्स? 3 टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं आपको पहले कैपिटल और रेवेन्यू समझाता हूँ, डिफर्ड बाद में। सबसे इंपॉर्टेंट डिफर्ड। कैपिटल और रेवेन्यू में फर्क समझना एकदम आसान है बच्चों। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जेब से पैसा गया, खर्चा। जेब से पैसा गया उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। मनी गोज आउट ऑफ द पॉकेट, इट शुड बी कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। बट ये भी तो देखना होता है ना कि एक्सपेंडिचर हम करते हैं तो सामने क्या आ रहा है, कंसिडरेशन भी तो होता है ना। Yes. ये तो पढ़ा है मैंने। और वो कंसिडरेशन बच्चों कई बार दिखाई देता है, कई बार नहीं दिखाई देता। आप मुझे फीस दो देते हो, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो जो पढ़ाऊंगा वो कंसिडरेशन दिखेगा क्या? सर्विसेज No. नहीं। लेकिन Intangible. टीवी फ्रिज खरीद के लाओगे तो वो दिखेगा ना आपको, राइट? Yes, sir. ओके, नाउ अभी देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मेरे पास कैश है, प्रैक्टिकल। कॉमर्स में भी प्रैक्टिकल होता है। ये कैश है मेरे पास। ये मान लो मेरे पास 20,000 रुपीज है, 20,000 रुपए है। 20,000 रुपए लेकर मैं जाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में, और वहां से एक लैपटॉप खरीद के लाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में गया, और देखिए मैं इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक को 20,000 रुपए दे रहा हूँ। तो क्या मेरा 20,000 रुपया खर्चा हो गया? Yes. और ये बदले में मैंने ले लिया, ये क्या लिया? Laptop. ठीक है। मेरा पहला सवाल आपसे है, लैपटॉप हो या एसी हो या फर्नीचर हो या कार हो, क्या वो सारे फिक्स्ड एसेट्स है? Yes, sir. Yes. तो जब से पैसा खर्च होता है और हमको सामने क्या मिलती है? फिक्स्ड Fixed एसेट। asset. फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने पे हम खर्चा करें, या फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ाने पे खर्चा करें, या फिक्स्ड एसेट्स को इम्प्रूव करने पे खर्चा करें, उस खर्चे को कहते हैं बच्चों Capital Capital expenditure. expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपकी 2 माले की बिल्डिंग थी, आपने उसके ऊपर और 4 माले बढ़ा दिए, एक्सटेंड कर दिए। आपकी चौल में एक रूम थी सिंगल, आपने उसके ऊपर और माला बना दिया। इससे आपकी फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रही है कि नहीं? Yes. Yes, sir. आपके पास स्कूटर था, स्कूटर में साइड कार लगा दी। शोले फिल्म देखी है कि नहीं? Yes. Yes, sir. साइड कार होती है ना, Yes. तीन बैठ सकते हैं। तो आपकी एसेट बढ़ गई कि नहीं? Yes. Yes. ये सब के सब जो एग्जांपल्स है कौन से एक्सपेंडिचर के? Capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी जब हमारे जेब से पैसा तो जाता है, लेकिन जो सामने आता है वो क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स। तो जब हम अपना पैसा फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च करते हैं तो वो खर्चे का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? Capital expenditure. मैं पढ़ रहा हूँ, किसी को दिखाई दे रहा है? किसकी बारी है? बॉयज दिखाई दे रहा है? पढ़ना चाहो Yes, तो sir. Capital expenditure. It is incurred to acquire, purchase, increase the fixed asset
It is non-recurring expenditure which gives benefits for long period. Example, purchase of car, machinery, building, extension to building, purchase of goodwill, etc. पढ़ के क्लियर हो गया होगा बेटा तेरे को, आया समझ में? हाँ, इसने क्या कहा कि इट इज इनकर्ड टू अक्वायर और परचेज और इंक्रीज द fixed asset. एसेट्स को एक्वायर करना, हासिल करना, खरीदना या बढ़ाना, उसके लिए जब खर्चा करो तो कौन सा खर्चा, कौन सा एक्सपेंडिचर, Capital expenditure. और इसको नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर कहते हैं बच्चों। नॉन रिकरिंग मतलब वो खर्चा जो हम बार बार नहीं करते। आप बताओ, लैपटॉप आप 4-5 साल में एक बार खरीदोगे कि रोज हर महीने खरीदोगे? 4-5 साल में एक बार। एसी, कार, मशीनरी, ये सब बार बार खरीदते हैं कि सालों में एक बार खरीदते हैं? सालों में। सालों में एक बार। सालों में एक बार खरीदते हैं तो उसको नॉन रिकरिंग कहते हैं। लेकिन डेली सब्जी खरीदते हो, फ्रूट्स खरीदते हो, डेली दूध खरीदते हो, आप जो भी सामान खाने पीने का वो डेली खरीदते हो, वो रिकरिंग है ना? Yes. Understand the two words. Non-recurring means which arises again and again. Sorry, recurring means which arises again and again, and non-recurring means which does not arise again and again. जो बार बार arise नहीं होता। तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है? Non-recurring. नॉन रिकरिंग, क्योंकि सालों में एक बार हम असेट खरीदते। तो पूरा समझ में आ गया? इट इज एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड। इनकर्ड का मतलब होना। ये खर्चा कब होता है? जब हम एक्वायर करते हैं या परचेज करते हैं या इंक्रीज करते हैं, किसको? फिक्स्ड असेट्स को। और ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है जो बार बार नहीं होता, एंड इट गिव्स बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड। क्या ये लैपटॉप मुझे लॉन्ग पीरियड का बेनिफिट देगा? Yes. मुझे लॉन्ग पीरियड का बेनिफिट देगा क्या? एसी, मशीनरी, सबकी लाइफ लॉन्ग है? यस। खर्चे का फायदा सालों तक होता है। और एग्जांपल समझ में आ गए? परचेज ऑफ कार, मशीनरी, बिल्डिंग, एक्सटेंशन टू बिल्डिंग, बिल्डिंग को एक्सटेंड किया आपने, या फिर गुडविल खरीदी। गुडविल भी तो फिक्स्ड एसेट्स है, भले ही इनटेंजिबल है लेकिन वो है तो फिक्स्ड एसेट ना? Yes. ओके, समझ में आया? Yes, sir. कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर हमारे जेब से पैसे गए तो वो एक्सपेंडिचर, लेकिन सवाल ये उठता है कि सामने कंसिडरेशन क्या मिला? कंसिडरेशन अगर फिक्स्ड एसेट मिला तो कौन सा एक्सपेंडिचर? Capital expenditure. वेरी गुड। अब दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ये क्लियर हो गया ना कैपिटल? अभी रेवेन्यू पे आते हैं बच्चों। मेरे पास ये 10,000 रुपए है और मैं ये 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए का मैं लाइट बिल भरने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में इलेक्ट्रिक बिल भरने जा रहा हूँ, और 5,000 रुपए मेरे जो मैनेजर है उनको मैं सैलरी दे रहा हूँ। ठीक है, टेल मी बच्चों, क्या किया मैंने? 5,000 किस पे खर्च किए? Light bill payment. भले ही आप अलग अलग जगह पे जाके पे करो या इधर बुला के पे करो, लेकिन पैसा खर्च हो गया। ये लो लाइट बिल और ये लो मैनेजर आपकी सैलरी। कितने रुपए गए मेरे जेब से? 10,000. 10,000। क्या ये खर्चा है? क्या ये एक्सपेंडिचर है? यस, यस। लेकिन क्या मुझे कोई सामने फिक्स्ड एसेट मिली है? No. नहीं। तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? No. तो अगर फिक्स्ड एसेट नहीं मिली है तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, और अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं जो बार बार होता है। अगले महीने फिर जाना पड़ेगा लाइट बिल भरने, Yes. Yes, sir. फिर मैनेजर साहब को सैलरी देनी पड़ेगी। Yes. ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि एक साथ साल भर का लाइट बिल भर दो, एक साथ साल भर की सैलरी दे दो, लेकिन 5-5, 10-10 साल का तो लाइट बिल और सैलरी कोई देता नहीं है ना। Yes. इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा 1 साल, लेकिन इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर का। समझ गए? Yes, sir. बच्चों, कार खरीदी कौन सा एक्सपेंडिचर? Capital expenditure. Capital.
लेकिन कार चलाने के लिए ड्राइवर रखा, उनको सैलरी दी, कौन सा एक्सपेंडिचर? Revenue expenditure. Revenue expenditure. कार चलाने के लिए बार बार पेट्रोल भरवाया, कौन सा एक्सपेंडिचर? Revenue expenditure. कार की हर 2-3 महीने में सर्विस करवाई, कौन सा एक्सपेंडिचर? Revenue Revenue. Expenditure. मेरे बिजनेस के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ बार बार, कौन सा एक्सपेंडिचर? revenue expenditure. Revenue. टीवी में ऐड, कभी पोस्टर छपवाए, वो खर्चे जो हम अपने बिजनेस और फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन करने के लिए करते हैं। अगर फिक्स एसेट को खरीदने के लिए खर्चा करता हूं तो कैपिटल, लेकिन उसी फिक्स एसेट को मेंटेन करने के लिए खर्चा करता हूं तो Revenue. रेवेन्यू। देखिए इसकी बारी है गर्ल्स। Revenue expenditure. It is incurred to maintain fixed assets, business earning capacity. It is recurring expenditure which gives benefits for short period or less than 1 year. Example, rent, electricity, salaries and wages, insurance, premium, interest, advertisement, commission, traveling and conveyance, repairs, etc. एग्जाम्पल तो समझ में आ गए सबको? Yes. Yes, sir. लिखा है कि इट इज इनकर्ड टू मेंटेन फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज इनकर्ड टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स। फर्क समझ में आ रहा है? Yes. कार खरीदने के लिए खर्चा किया तो कैपिटल, लेकिन कार को मेंटेन करने के लिए खर्चा किया तो बार बार करना पड़ेगा कि नहीं? Yes. खरीदेंगे एक ही बार इसलिए नॉन रिकरिंग, लेकिन सर्विस बार बार होगी तो रिकरिंग। Yes, sir. तो इट इज इनकर्ड टू मेंटेन फिक्स्ड एसेट्स एंड बिजनेस अर्निंग कैपेसिटी, और हमारी बिजनेस के अर्निंग को मेंटेन करना। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट बार बार नहीं करूंगा तो लोग मुझे भूल जाएंगे और मेरी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। कोल्ड ड्रिंक्स की एड टीवी में आना बंद हो जाए तो कोल्ड ड्रिंक के सेल पे असर पड़ेगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए और फिक्स एसेट्स को मेंटेन करने के लिए ये खर्चा किया जाता है। इट इज रिकरिंग एक्सपेंडिचर, जो कि बार बार होता है, विच गिव्स बेनिफिट्स फॉर शॉर्ट पीरियड। बस जैसे मैंने लाइट बिल भरा, उसका बेनिफिट कितने दिन के लिए मिला? 1 मंथ के लिए खाली, अगले महीने फिर भरना पड़ेगा, है ना? तो शॉर्ट पीरियड एंड लेस देन 1 ईयर, जिसका फायदा 1 साल से कम होता है। आप लोग जो फीस पे करोगे कॉलेज में, क्लासेस में, ट्यूशंस में, वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? Revenue expenditure. रेवेन्यू। अगर आप बोलोगे कैपिटल तो मैं आपसे पूछूंगा क्या फिक्स्ड एसेट्स मिल रही है आपको? कुछ मिलेगी क्या फिक्स्ड एसेट्स? नहीं। No. और दूसरा सवाल, उसका फायदा कितना मिलेगा आपको? ज्यादा से ज्यादा 1 साल। अगले साल 12th में फिर, अगले साल 12th में फिर भरनी पड़ेगी ना फीस। तो इस तरह से जिसका फायदा ज्यादा से ज्यादा 1 साल होता है। अब आपके माइंड में किसी को ये सवाल नहीं आया कि सर मैंने अगर 11-12 का कॉम्बो में फीस भर दी है तो कौन सा एक्सपेंस आया क्या? अगर आप FYJC की फीस भरते हो तो कौन सा एक्सपेंस? Revenue. रेवेन्यू। फिर अगले साल 12वीं में जाओगे, फिर 12वीं की फीस भरोगे, कौन सा एक्सपेंस? Revenue. क्योंकि 1 साल से कम है ना उसका फायदा। बोलो यस नो, फटाफट, टाइम कम है। Yes, sir. Yes, लेकिन sir. अगर आपने 11-12 का एक साथ पैसा दे दिया तो कौन सा? वो सीखना अभी बाकी है। वो ये क्या नाम है? Deferred revenue expenditure. वो भी थोड़ी देर में सिखाता हूँ। काफी लोग कॉम्बो में एडमिशंस लेते हैं ना, 9th 10th 11th 12th, आपने भी लिया ही होगा, सुना तो होगा। Yes, sir. इसके बारे में बाद में बताता हूँ। चल, तो रेवेन्यू में लिखा है कि इट इज इनकर्ड टू मेंटेन फिक्स्ड एसेट्स एंड बिजनेस अर्निंग कैपेसिटी। इट इज रिकरिंग एक्सपेंडिचर। इट गिव्स बेनिफिट फॉर शॉर्ट पीरियड लेस देन 1 ईयर। एग्जांपल, रेंट, भाड़ा हर महीने भरते हैं कि नहीं हम? लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, वेजेस बार बार देते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ता है। ब्याज, किसी से उधार लिया उसको इंटरेस्ट देते हैं बार बार। एडवर्टाइजमेंट करते हैं बार बार। कमीशन, हमारा सेल्समैन हमारा सामान बेचता है उसको बार बार कमीशन देते हैं। ट्रैवलिंग बार बार करते हैं हम लोग, बार बार खर्चा होता है। कभी टैक्सी में चले गए, रिक्शा में चले गए, बस में चले गए, कभी फ्लाइट से। कन्वेंस का मतलब वही होता है, ट्रैवलिंग। और रिपेयरिंग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिपेयरिंग हम लोगों को हमारे बिजनेस में करवाना पड़ता है कि नहीं, हर साल बार बार। Yes, sir.
एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, समझ गए? यस नो, जल्दी आखिरी लास्ट बचा। Yes, sir. Yes, sir. अब ये लास्ट नाम पढ़िए, क्या नाम है? Deferred revenue expenditure. डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर असल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मिलता जुलता है। एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है? रेंट। अगर मैं आपको हर महीने भाड़ा देने आता हूं, आप मेरे मकान मालिक हो और मैं आपकी जगह पे दुकान चला रहा हूं, दुकान मालिक हूं, मकान मालिक नहीं, तो हर महीने मैं आपको क्या पे करूंगा? रेंट। Yes. चलो Yes, ये सर ये ले लो, अप्रैल महीने का भाड़ा, ये आपने भाड़ा ले लिया, ठीक है सर। ये मई का ले लो, हर महीने आ रहा हूँ सर। ये जून का ले लो, हर महीने आके दे रहा हूँ। क्या ये रिकरिंग है? Yes. Yes, sir. कौन सा एक्सपेंडिचर? Revenue expenditure. Revenue expenditure. लेकिन मैंने आपसे कहा सर एक काम करो ना, 3 साल का भाड़ा एक साथ ले लो, 3 साल का। हर महीने मेरे पास टाइम नहीं है आपके पास आने को, मैं आपको डिपॉजिट, आपने देखा होगा लोग 3-3, 4-4 साल का एक साथ लीज पे खरीदते हैं, सुना है? Yes. मैं अगर आपको एक साथ 3 साल का भाड़ा दे दूं, तो भाड़ा मैंने 3 साल का एक साथ आपको दे दिया, समझो महीना 10,000 भाड़ा, हिसाब करो, पर मंथ 10,000, तो 1 ईयर का कितना हुआ? 1,20,000। Yes. Yes, sir. एक साल का 1,20,000, तो 3 साल का 3,60,000। Yes. Yes. 3,60,000 का मैंने आपको चेक या कैश बना के दे दिया। अब बोलो, ये जो मेरे जेब से पैसे गए, कितने गए? आई एम आस्किंग यू। 3,60,000 मेरे जेब से गए, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? पहला सवाल। No. No. क्योंकि मुझे कोई एसेट तो नहीं मिल रही है, क्या वो जगह मेरी हो गई है? जो जगह आपकी है, No. मैं जगह का मालिक बन गया हूँ? बोलो No. नहीं। तो क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? No. क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो बार बार करना पड़ेगा? No, sir. No. एक बार करो, फायदा कितने साल तक? 3 साल. इसलिए उसको कहेंगे हम Deferred revenue expenditure. deferred revenue expenditure is that revenue expenditure which gives us the benefits for many years, more than 1 year. यानी अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंस आपको एक ही साल का फायदा दे तो रेवेन्यू एक्सपेंस, लेकिन ये रेवेन्यू एक्सपेंस आपको एक साल से ज्यादा साल का फायदा दे तो Deferred revenue. Revenue expenditure. आपको याद है बच्चों, मैंने अक्षय कुमार का एग्जांपल दिया था, हमने साइन किया अक्षय कुमार को Yes, 5 साल के लिए, और 5 साल के लिए अक्षय कुमार हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट करता है, तो वो भी डिफर्ड रेवेन्यू हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. उसको फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं, याद आया? फिक्टिशियस Yes, sir. एसेट्स। Yes, sir. देखो अभी एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ता हूँ लास्ट। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज दैट Revenue expenditure. Revenue expenditure. expenditure which gives benefits for Long. many years. तो अगर इन दोनों में फर्क क्या है? तो एक ही फर्क है, इट गिव्स बेनिफिट फॉर 1 year. 1 year maximum and it gives benefits for More than 1 year. more than 1 year or many years. It is a kind of fictitious asset Yes. which is written off, और ये fictitious assets है ना, धीरे धीरे कम होती जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ, अक्षय कुमार साहब को अभी साइन किया और ये लीजिए अक्षय साहब चेक दिया 50 करोड़ 5 साल का। अक्षय को मैंने 50 करोड़ दिए, कितने साल के? 5 years. 5 साल के 50 करोड़, तो एक साल का कितना दिया बता सकते हो? 10 crore. 10 करोड़, राइट? तो जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे ये 10-10 करोड़ कम होते जाएंगे कि नहीं? Yes. तो ये पहला साल है, फर्स्ट ईयर है, ये लो 50 करोड़, कितने साल का है? 5 साल. ठीक है। अब हुआ ये कि एक साल खत्म हो गया, तो अब कहेंगे भाई अक्षय अब अपने 40 करोड़ जमा है तेरे पास, एक साल तूने काम किया तो 10 करोड़ अभी तेरे हो गए, लेकिन अब आने वाले 4 साल का कितना जमा है? 40 40 crore. करोड़।
और एक साल बीत गया, बोले अक्षय अभी कितना बाकी है अपना? 30 crore. तो जैसे जैसे साल बीतते हैं ये कम होते जाता है ना। Yes. देखिए क्या लिखा है, इट इज द काइंड ऑफ फिक्टिशियस एसेट व्हिच इज, क्या वर्ड यूज किया मैंने? Written off. रिटर्न ऑफ का मतलब Reduce. reduce gradually, year after year, gradually year after year ये क्या होते जाता है बच्चों? Reduce. एक साल के बाद 40 करोड़ बचेगा और एक साल बाद, और 5वां साल जब खत्म हो जाएगा तो बैलेंस 0. 0। एग्जाम्पल देखिए, हैवी एडवर्टाइजमेंट, अभी अक्षय को मैंने 50 करोड़ दिए, क्या वो हैवी एडवर्टाइजमेंट है? Yes. एडवर्टाइजमेंट फॉर 4-5 इयर्स। देखा आपने, एडवर्टाइजमेंट इधर भी लिखा और इधर भी लिखा है। ये कौन सा एडवर्टाइजमेंट जो बार बार करते हैं, बार बार, लेकिन ये कौन सा जो सालों में एक बार करते हैं? डिफरेंस समझे क्या? रेंट पेड फॉर 3 इयर्स, हैवी लीगल एक्सपेंस, एक साथ लीगल एक्सपेंस आपने गवर्नमेंट को 5-10 साल का पैसा दे दिया। इन्वेंशन एंड प्रमोशन एक्सपेंस, साइंटिस्ट क्या करते हैं? Innovations. कुछ इन्वेंशन करते हैं तो इन्वेंशन में उनका खर्चा होता है कि नहीं? Yes. लेकिन जब वो कामयाबी मिल जाती है तो वो खर्चा उनको सालों तक फायदा देता है कि नहीं? प्रमोशन एक्सपेंस, कोई फिल्म रिलीज होती है तो फिल्म के प्रमोशन के लिए खर्चा करते हैं ना फिल्म स्टार। Yes. रिलीज होने के बाद वो फिल्म सालों तक चलती है, क्या फिर प्रमोशन करते हैं वो? No. तो वो एक बार खर्चा किया, फायदा सालों तक मिल रहा है ना उनको। Yes. तो ये सब कौन से एक्सपेंडिचर हो गए? Deferred revenue expenditure. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अकाउंट्स में जो देखिए, मैंने एसपी में जो पढ़ा है वो ऑलरेडी रिवाइज करवा चुका हूं, तो उसको अभी नहीं रिवाइज कराऊंगा। अकाउंट्स में जो टर्म्स हमने आज पढ़े एक एक करके रिवाइज करते हैं। सबसे पहले Revenue. रेवेन्यू का मतलब वो इनकम जो बिजनेस एक्टिविटीज से मिलती है, समझ गए? और Yes. इनकम मतलब वो इनकम जो सारे ट्रांजैक्शन से मिलती है। सो विच वन इज वाइडर? Income. एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो हम खर्च करते हैं और बदले में हमको सामने वाले से क्या मिलता है? Consideration. ओके। और कितने टाइप्स के होते हैं एक्सपेंडिचर? Type. फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो किसको बढ़ाता है? Fixed asset. Assets. एसेट को बढ़ाएगा, एक्वायर करेंगे या इंक्रीज करेंगे। और वो नॉन रिकरिंग होता है, बार बार नहीं होता, सालों में एक बार होता है, और उसका फायदा लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता है। और एग्जांपल है, कार खरीदो, मशीनरी, बिल्डिंग को एक्सटेंड करो, गुडविल खरीदो। रेवेन्यू एक्सपेंस वो है जो फिक्स एसेट को मेंटेन करता है, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है, और वो रिकरिंग होता है, बार बार होता है, और उसके बेनिफिट ज्यादा एक साल। जो खर्चे हम ज्यादातर करते हैं, बच्चों आपके पेरेंट्स जो ज्यादातर खर्चे करते हैं वो कौन से हैं? रोज का जो जेब से पैसा जाता है। लेकिन आपके पेरेंट्स सालों में एक बार टीवी भी खरीदते हैं, फ्रिज भी खरीदते हैं, एसी भी खरीदते हैं, वो कौन सा एक्सपेंस? Capital expenditure. अगर कॉम्बो ऑफर में आपका एडमिशन लिया गया तो वो डिफर्ड रेवेन्यू हुआ, Yes, sir. क्योंकि एक साथ आपको 2 साल की फीस भर दी, 3 साल की भर दी, तो वो डिफर्ड रेवेन्यू हुआ। वो सब मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ पर्सनल एक्सपेंसेस के एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? बिजनेस में। ऐसे ही खर्चे बिजनेस भी कर सकता है। तो बिजनेस अगर ये सब खर्चे करे तो वो कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा या Deferred revenue. डिफर्ड? एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज? No, sir. So, ऑल क्लियर डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. प्रोबेबली कल भी हमारा यही होगा टाइम, और सब्जेक्ट्स भी यही होगा, और प्रोबेबली क्या यही रखते हैं। बाद में देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए अलग कुछ प्लान होता है तो, क्योंकि इसके लिए क्या लगता है? यस, Sunday class will be there. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कल का टाइमिंग और सब्जेक्ट सेम है, ठीक है? बाकी बातें हम लोग और कल डिस्कस करेंगे आगे, नेक्स्ट वीक का प्लान होगा कल या परसों, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर द डे। कैन आई टेक योर लीव नाउ? Sir.
संडे को क्लास होगा, संडे को? संडे को नहीं होगा। ओके सर। ओके, लेकिन नॉर्मली होता है संडे को। इस बार क्योंकि ये जो लेक्चर्स है उसमें नहीं आए, जो रेगुलर लेक्चर्स होंगे उसमें होता है। चलो बाय। बाय सर। Bye, sir. Bye, sir.